अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक कोई प्रैक्टिकली इसको देखेंगे कि किस तरीके से इनकम फ्रॉम बिजनेस की बनी जाती है। इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि टैक्स पीएनएल बेसिकली कैसे बना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, हम टैक्स को पीएनएल बनाएंगे और उसमें डिस्कशन करेंगे। इसका सोल्यूशन भी मैं आपके सामने रखूँगा और किस तरीके से इसको इस पे काम किया जाता है वो इंशाल्लाह हम अभी डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ये ज़रूरी है, ये एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, आई कैप के पेपर का है और इसको इसमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि रिटर्न ऑफ इनकम बनता है किस तरीके से पूरा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें लिखा है फॉर दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट द टुडे डे इज 30 सितंबर 2025। ये लिखने की वजह क्या थी ये भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। पहले से सवाल रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये सिमिलर सिचुएशन ही होती है कि इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करने के लिए हमेशा जब भी आप सवाल या अपना कंपनी में भी कोई रिटर्न बना रहे होते हैं ना, तो हमेशा आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, किस किस तरीके से टैक्स रिजीम डिफाइन होते हैं, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो हम वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें जो इग्नोर की बात की है ना, जो चीज़ इग्नोर करने के लिए हम वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें रिक्वायरमेंट, देखें आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट का लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, सही है ना। तो रिक्वायर्ड में क्या लिखा हुआ है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर। अच्छा, ये इनकम टैक्स के रूल्स जो हैं उसके हिसाब से भी आपको कंसिडर करना है आपने। कंप्यूट अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम, करेक्ट हेड ऑफ इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल बाय और रिफंड टू टी। ये कंपनी का नाम है एम टी पी एल फॉर द टैक्स ईयर 2025। 2025 टैक्स ईयर की चीजें देखनी है आपने। आपने टैक्स रिटर्न बनाना है 2025 का, ठीक है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है इग्नोर डब्ल्यू 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 बी पी है, मिनिमम टैक्स 113, कॉर्पोरेट टैक्स ऑल्टरनेटिव, सुपर टैक्स एंड डिफॉल्ट सरचार्ज, सही है ना। लेकिन हम ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। हम पहले रीड करते हैं और यहीं से देखेंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सेक्शंस लगने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मजबूत टायर प्राइवेट लिमिटेड एज मैन्युफैक्चरर डीलर। देखिए मैन्युफैक्चरर भी है, डीलर भी है, सप्लायर भी है, तीनों चीजें, यानी मैन्युफैक्चरर भी है, डीलर भी है, सप्लायर भी है। ये जो डेफिनेशन होती है ना, ये वाली जो चीज होती है, ये करने का मकसद ये होता है कि आप जब रजिस्टर्ड होते हैं ना एज अ टैक्स पेयर, कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, तो 181 का एक वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होता है, वो आपको मिलता है और आपको बताना पड़ता है कि आप मैन्युफैक्चरर हो, डीलर हो, एक्सपोर्टर हो, सप्लायर हो, क्या हो, आपको सब वो बताना पड़ता है। वो ये 181 सेक्शन पे यहाँ पे चीजें आती हैं, ठीक है ना दोस्तों। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ऑफर रेडिकल टायर्स फॉर ट्रक्स एंड बिजनेस, फॉर ट्रक्स बसेस अक्रॉस पाकिस्तान, यानी कि लोकल भी है इसका। It is incorporated on it is incorporated on 25 मई 2025, 15 मई 2024, यानी कि टैक्स ये कब स्टैब्लिश हुई, किस टैक्स ईयर में हुई, 2024 की हुई, लेकिन आपको रिटर्न कब का बनाना है, 2025 का, ठीक है। उसके बाद लिखा है पेड अप कैपिटल ऑफ 90 मिलियन मिलियन रुपीज, सही है। 20 मिलियन 90 मिलियन का उसका पेडअप कैपिटल था, लोकेटेड ऑन अ लैंड लोकेटेड ऑन द आउटस्ट्राइक ऑफ कराची, कराची में भाई। अच्छा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देखें। एम टी एल इज ओन एम डी एम एम टी पी एल ओन बाय ओसाका रबर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अब फॉरेन कंपनी, यानी कि इसके 60% शेयर्स जो हैं वो किसके पास हैं, ओसाका रबर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, क्योंकि फॉरेन कंपनी है। अब इसको सोच के दिमाग में क्या चीज आती है यार, सोचने वाली बात है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक फॉरेन कंपनी है जिसने इसके 60% शेयर इशू किए। अब आप लोग सोचेंगे यार इसको लिखने का मकसद क्या है। उसको लिखने का मकसद ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो एक फाइनेंस चार्ज आ रहा है ना, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंशियल चार्जेस, तो यहाँ पे थिन कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। थिन कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ सारी चीजें लिख रहा हूँ, हाईलाइट करने का मकसद ही यही है कि आप लोग के साथ ये चीज डिस्कस करनी है, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं लिख सकता हूँ एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ
थिन कैपिटलाइजेशन, ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने ये चीज़ पोस्ट कर दी है इसके लिए। तो मैं अब यहाँ पे दोबारा वापस आता हूँ, ठीक है। अब दोबारा हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, ऑन 30 जून 2024 MDA receive a status of green field industrial undertaking फ्रॉम द FBR। अच्छा भाई, ये भी बड़ी खतरनाक इंफॉर्मेशन है दोस्तों। इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये आ गया कि यहाँ पे ये लिखने का पर्पस क्या है। 2024 में इनको एक स्टेटस मिल गया, तो यहाँ लिखने का क्या पर्पस है। इसको लिखने का मकसद है कि इनको टैक्स क्रेडिट यहाँ मिलेगा, हम वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है दोस्त। यहाँ पे हम लिख देते हैं टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट, सही है। ये 65 मेरे ख्याल से 65E है या एक टैक्स क्रेडिट है, उसके हिसाब से हम ये भी चीज़ इसको जब सोल्यूशन करेंगे इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम नीचे चलते हैं। उसके बाद उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दिए। फॉलोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम MTVR रिकॉर्ड फॉर द टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 2025। देखिए यहाँ 30 जून 2025 आ रहा है दोस्तों, सही है ना। तो हमने यहाँ पे कर दी 2025। उसने अपना बस देखिए, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का PNL बनता है ना, तो उसमें टैक्स रिजीम्स जो होते हैं ना वो डिफाइन नहीं होते हैं। यहाँ पे देखें डायरेक्ट सेल्स लिखी है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया उसने। आपके पास ये एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल सेलिंग एक्सपेंसेस दे दिए, फाइनेंशियल चार्जेस दे दिए, अदर इनकम दे दिया, और उसने प्रॉफिट फॉर टैक्स दे दिया। बट उसने कहा है, नीचे आपने रिक्वायरमेंट देखी थी कि उसने बोला है कि करेक्ट हेड ऑफ इनकम में चीजें जानी चाहिए। हम टैक्स PNL बना रहे हैं एक तरह से, सही है ना, टैक्स PNL बनाना है हमें। तो अब हम चलते हैं इसके बाद। वैसे तो आप कर भी इस तरह सकते हैं कि आप प्रॉफिट से चलें और प्रॉफिट बिफोर टैक्स से चलें, और एड बैक एडमिसिबल को एड बैक कर दें, इसको लेस कर दें। हम वो नहीं करना चाह रहे, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे करना चाह रहे हैं कि हम इसको दो अप्रोचेस होती हैं, देखें समझने की कोशिश करिएगा। दो अप्रोचेस होती हैं। एक तो हम मान लें कि आपने जितने ऊपर किया है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, उसमें एडमिसिबल और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस और इनकम, और एडमिसिबल एक्सपेंसेस और इनकम को आप एड और लेस कर दें, ठीक है। एक तो अप्रोच ये होती है। दूसरा ये होता है कि आपको कंपनी इसका टैक्स PNL बनाना पड़ता है, यानी कि सेल्स अलग दिखाएं रिजीम के साथ, कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग दिखाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंस अलग दिखाएं, फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम, ये सब दिखाएं। अच्छा, प्रैक्टिकली जो होता है ना, जो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे तो उसके अंदर तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको टैक्स का PNL बनाना पड़ता है। बट एग्जाम में जब ICAP का बच्चा बैठा होता है तो उसको ऑप्शन होता है कि उस तरह भी कर सकता है, दूसरा भी कर सकता है। तो यहाँ पे कोई चीज़ मेंशन नहीं है, देखें यहाँ पे ICAP वाला लिखता है यहाँ पे कि हाँ भाई, यहाँ आप जो अपने कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिएगा वो यहाँ से कीजिएगा। बट उसने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखें करेक्ट हेड ऑफ इनकम, टैक्सेबल इनकम, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उसने, देखें आपने सारी चीज़ें उसने लिखी हुई हैं आपके पास। अब हम ऊपर चलते हैं दोबारा से, ठीक है दोस्तों। एग्जाम तो उसने बोला इस सेल्स के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड हैं। उसने क्या लिखा, एक्सपोर्ट अमाउंटिंग टू ₹60 मिलियन, 60 मिलियन की एक्सपोर्ट है भाई। अच्छा भाई, with the cost associated of these items were 58 million, which is already included in the cost of sale above, and no additional expenses were incurred in the cost in relation to exports। उसने कह दिया भाई 60 मिलियन का, इसमें से 60 मिलियन का एक्सपोर्ट है। सबसे पहले जब भी एक्सपोर्ट आएगा ना 2025 के लिए, तो आप ये चीज़ याद रख लें कि सर अब आपने इसको मिनिमम टैक्स रिजीम में कंसिडर करना। फाइनल टैक्स रिजीम 2024 तक था, यहाँ पे मिनिमम टैक्स रिजीम आ गया भाई, मुबारक हो भाई, सही है भाई। अंडर अंडर सेक्शन 154, ठीक है भाई। अच्छा भाई, एक चीज़ तो ये आ गई। उसके बाद आप नीचे चलते जाएं। अच्छा, अब उसने कह दिया इसकी कॉस्ट जो आएगी ना 58 मिलियन आएगी, जो कि इसके अंदर इंक्लूड है। तो भाई एक स्पेसिफिक कॉस्ट जो सेक्शन 66 में कहता है अपॉर्चमेंट ऑफ एक्सपेंसेस के लिए, 67 आई थिंक सो। तो उसने कह दिया 399 जो ये फिगर आ रही है, इसमें 58 मिलियन के जो एक्सपेंसेस हैं वो तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड, और कोई इसके अलावा कोई खर्चा हुआ ही नहीं है। चलो भाई, तो आसानी कर दी उसने कि यहाँ पे उसने 58 मिलियन निकालना है हमें से, दूसरे रिजीम आती। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है,
Sale of radical tires, sale of radical tires amounted to 23 million, 23.6 million, inclusive of ये मसला आ गया, inclusive of sales tax. लेकिन दोस्तों हमेशा कभी भी याद रखिएगा जब सेल रिकॉर्ड की जाती है ना अंडर सेक्शन, हम अभी सिर्फ टैक्स का पीएल बना रहे हैं तो टैक्स की बातें करेंगे। तो जब टैक्स की जब बात करते हैं तो टर्नओवर के अंदर कभी भी आपके पास सेल्स टैक्स इंक्लूड नहीं होता। तो definition of turnover under section 133 does not include sales tax। तो आपको सेल्स टैक्स हटाना पड़ेगा इसमें से भाई, हम सेल्स टैक्स हटा देंगे इसमें से, तो इसमें से हम सेल्स टैक्स को माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया सेल्स टैक्स माइनस कर देंगे। चलो भाई, चलो भाई, ये हम यहाँ पे आगे चलते हैं। ठीक है, सेल्स टैक्स माइनस कर दिया। अच्छा, अभी इसका रिजीम नहीं पता लगा दोस्तों, अभी तक रिजीम नहीं पता लगा, हम रिजीम डिस्कस करेंगे। दीज टायर्स वर परचेज लोकली एट अ होलसेल प्राइस ऑफ दिस, होलसेल प्राइस पे खरीदा आपने फ्रॉम अ कमर्शियल इंपोर्टर। कमर्शियल इंपोर्टर से खरीद लिया भाई आपने। इन कराची these were sold to registered retailer in the same condition as when they purchases these क्या नाम है, these retailer registered under the no tax। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, आपने खरीदे, आपने उनसे खरीदे जो कि कमर्शियल इंपोर्टर है, आप अभी कमर्शियल इंपोर्टर नहीं है, तो आपके पास ये 23.6 मिलियन जो आया, इसका रिजीम क्या बनेगा? इसका रेजिम एनटीआर ही बनेगा। ठीक है, एनटीआर बनाने के लिए नॉर्मल टैक्स रेजिम में हम फॉल करते हैं, क्योंकि हमने ये किसी से खरीदा। अच्छा, हमने इसकी टैक्स डिडक्शन इसलिए नहीं की कि 148 एक है सेक्शन जिसमें एक रूल्स में भी लिखा हुआ है और 153 सेक्शन में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज आपने परचेज की किसी होलसेलर से, ठीक है, और वो वो बंदा होलसेलर वो कमर्शियल इंपोर्टर की कैटेगरी रखता है। ठीक है, अगर आप कमर्शियल इंपोर्टर की कैटेगरी किसी से रखते हैं, तो अगर उसने सेम चीज सेम माल भेज दी तो आप टैक्स डिडक्शन नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं होता आपसे, आपके लिए। ठीक है दोस्तों, आपने लोकली परचेज की है, उस बंदे का आपने टैक्स नहीं काटा, डिडक्शन नहीं की, तो आपके ऊपर कोई एडवाइजेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी एग्जेम्पशन दी हुई है 153 के अंदर। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे कर दिया। अब 600 में से 60 निकल गए, 23 निकल गए, अब बचे जो बाकी बच गए वो एनटी आ रही है, वो भी नॉर्मल टैक्स रेजीम ही है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद द कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड 38 मिलियन फॉर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को आपको पता है टैक्स वाला नहीं मानता, तो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे और टैक्स डेप्रिसिएशन निकालेंगे, उसके ऊपर लिया जाएगा 1 मिलियन जो अमोर्टाइजेशन लिए सॉफ्टवेयर के ऊपर 24 सेक्शन के अंदर 24-25 है, उसमें हम इंटेंजिबल टैक्स की अमोर्टाइजेशन निकालेंगे। सही है। अच्छा, अब 39 में से 58 ये निकल गए, 13 ये निकल गए, 38 ये निकल गए, 1 ये निकल गया। ठीक है, अब जो बाकी एक्सपेंसेस बचे हैं, जो दो बाकी, वो दोनों वो कहाँ पे एलोकेशन पर आएंगे आपके पास? इस नॉर्मल टैक्स रिजीम में आएंगे, क्योंकि उसने कह दिया है कि एक्सपोर्ट पे कोई और खर्चा नहीं हुआ है। हाँ, आपको टैक्स पीएनएल के तहत इसमें चार्ज करना पड़ेगा, इसमें से निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कहोगे तो अपॉर्चुनिटी हम पूरे सवाल करेंगे इंशाल्लाह, तो जब सॉल्यूशन देखेंगे तब भी हम इसको चीज को कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पे। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 3.1 मिलियन इनकर्ड बाय एमटीपीएल फॉर प्रोवाइडिंग मील एंड रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स ड्यूरिंग सेमिनार एट लोअर। तो इसको सोचते हुए क्या दिमाग में आता है? इसको सोचते हुए दिमाग में ये आता है कि हमने एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस किए हैं, हमने जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस किए हैं उसके ऊपर क्या हमें इसको डिसअलाउ होना चाहिए सेक्शन 21 के। आप ये खुद सोचें कि सेक्शन 20 और 21 कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ये सेक्शन जो है ना इनकम टैक्स रिटर्न की जान है। 20, 21, 22, 23, 24, 25 इसमें जान है इसकी। तो यहाँ पे हमारे पास हम इसके ऊपर कमेंट लिखेंगे कि भाई 31 जो 31 मिलियन है हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया है ये रिफ्रेशमेंट के लिए है। और ये अच्छा, अब क्या ये इसको अपॉर्चुनमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो भाई एक एक्सपोर्ट पे तो हटा ही दो,
क्योंकि एक्सपोर्ट में तो बता ही दिया कि भाई एक्सपोर्ट में जो होता था वो हमने दे दिया, उसमें लिख दिया नो एडिशनल एक्सपेंसेस और इनकम इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को तो हटा दिया। तो इसके ऊपर हम नरेशन लिख देंगे भाई हमें एडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं। चल आगे चलते हैं। सॉरी। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो है ना वो थिन कैपिटलाइजेशन जो हमने पढ़ी थी ना, ये उसके ऊपर है। देखिए क्या लिखा, फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड प्रॉफिट ऑन डेट ऑन अ लोन ऑफ $0.6 million इक्विवेलेंट टू 150 ऑब्टेन फ्रॉम वही ओएससी कंपनी के ORTL on 1st July 2024 for the construction of factory. The profit on debt at a rate of 5% is due monthly in arrears. The factory with a cost of 157, the factory building, देखिए जनाब यहाँ पर आ गया है एक चीज, द फैक्ट्री बिल्डिंग with a total cost of 187 was completed and began operation on 1st January 2000, repayment of the equivalent installments। देखिए जनाब ये वही जो हमने कहा था ना थिन कैपिटलाइजेशन की जो कॉन्सेप्ट है, ये थिन कैपिटलाइजेशन की कॉन्सेप्ट आ गया इसके अंदर। अब आप ये खुद सोचें, यहाँ पे बिल्डिंग उसने क्या किया है कि लोन लिया, कब लिया लोन, ऑब्टेन किया 1 जुलाई से फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए लिया। प्रॉफिट ऑन डेट कितना है, 5% है। अच्छा भाई, इज ड्यू टू मंथली, इज ड्यू मंथली इन एरियर्स। अच्छा भाई मंथली एरियर्स होंगे, थिन कैपिटलाइजेशन इफेक्टिव हो गया। थिन कैपिटलाइजेशन पे दो सेक्शंस हैं, हम इंशाल्लाह जब क्वेश्चन करेंगे ना इसका तो पूरा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं सिर्फ अभी इसे इसलिए बता रहा हूँ ताकि सिर्फ बेसिस बनाने के लिए यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन एक्टिवेटेड हो जाएंगे ताकि हम डायरेक्टली उस चीज़ के ऊपर जाएंगे। अच्छा जनाब, द फैक्ट्री बिल्डिंग विद द कॉस्ट ऑफ 187 मिलियन वाज कंप्लीटेड, यहाँ पे कंप्लीट हुई है और कब कंप्लीट हुई, जनवरी 25 को हुई है, 1 जनवरी 2025 को हुई है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, टैक्स डेप्रिसिएशन में एक चीज़ ये आती है कि जिस साल में आपने बनाया है एक्वायर किया उस साल में तो फुल डेप्रिसिएशन लोगे, बिल्कुल नहीं है, टैक्स डेप्रिसिएशन हमें पूरी आ जाएगी इसमें। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। सही है, ये थिन कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे इसको, ये बहुत आई कैप का फेवरेट है और आई हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आता है और प्रैक्टिकली भी बहुत आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ, यहाँ पे अदर इनकम आ रही है भाई, आपने देखा होगा अदर इनकम ऊपर आ रही है, यहाँ पे आ रही है अदर इनकम, ये सवाल में देखेंगे हम, अदर इनकम भी आ रही है। ठीक है, अदर इनकम में क्या क्या चीज़ है, डिविडेंड ऑफ डन टन, डिविडेंड की बात आ गई भाई, 1.6 million रिसीव फ्रॉम अ particle limited an independent power producer। अच्छा, MDL requires 80,000 शेयर्स ऑन 25 जनवरी। देखो दोस्तों ये स्पेसिफिक ये डिविडेंड है, डिविडेंड हमेशा जो होता है वो किधर जाता है, अगर हेड ऑफ इनकम में देखेंगे वैसे FTR है, लेकिन मुझे एक बात बता, डिविडेंड आपने रिसीव किया है तो ये FTR की इनकम है, लेकिन हेड ऑफ किसी हेड में तो डालना होगा ना, फिर वहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये अदर सोर्स ऑफ इनकम है, उससे निकाल बिजनेस इनकम से निकालना पड़ेगा ये और अदर सोर्स ऑफ इनकम में डालना पड़ेगा। अब ये बता दिया है कि इसने एक्वायर किए हैं 580,000 शेयर इन पेल ऑन 15 जनवरी 2025 को, सही है ना, उसकी बेसिस पे ये चीज़ उनको मिल चुकी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं भाई, कुछ नई चीज़ अगर आ गई तो मज़ा आएगा। अगेन ऑफ, अच्छा अब ये गेन आ गया भाई, अगेन ऑफ रुपीज 11.4 million रिजल्टिंग फ्रॉम अ सेल ऑफ 260,000 शेयर्स इन MD ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी एट अ रेट एट अ, अच्छा, एट रुपीज 90 पर शेयर ऑन 15 जून 2025। अच्छा, जहाँ पे आपके पास हमेशा याद रखें कैपिटल गेन की बात, जहाँ पे शेयर की सेल वगैरह की बात आती ना, तो दो सेक्शन एक्टिवेट हो जाना चाहिए, 37 37A। बट अगर ये लिस्टेड कंपनी तो 37A, और अगर प्राइवेट कंपनी तो 37। तो यहाँ पे लिस्टेड कंपनी है GTL, तो इसका मतलब हो गया 37 जो हो गया वो क्या हो गया जनाब, एक्टिवेटेड हो गया। ठीक है जनाब, उसके बाद ये चलना है कि भाई उन्होंने कहा है कि MTL परचेजेस 200 शेयर्स एट अ रेट ऑफ दिस 60 पर शेयर ऑन 1 नवंबर 2024। एडिशनली MTL रिसीव
इको शेयर रिसीव हुए हैं, उसकी कॉस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया बोनस शेयर्स का। हम इंशाल्लाह इसको भी पढ़ेंगे कि बोनस शेयर्स की टैक्स की ट्रीटमेंट कैसे होती है इंशाल्लाह। अभी हमसे भी बोलने की 37 सेक्शन 37 के हिसाब से आएगा, और ये कैपिटल गेन होगा विद अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ये होगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम 37A में। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका गेन या लॉस निकालेंगे, जो टैक्स अथॉरिटी कहती है उस तरीके से निकालना है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं निकालना, टैक्स के हिसाब से निकालना भाई। ठीक है ना भाई, आसान आसान चीजें पढ़ेंगे, मुश्किल मुश्किल नहीं पढ़ेंगे। ठीक, इसमें निकालना पड़ेगा कि किस वक्त क्या शेयर था, तो जिसकी प्राइस इसकी वजह से ये हो गई, तो हमें उस चीज को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम जब सोल्यूशन करेंगे ना तो वर्किंग्स बनाएंगे, टैक्स रिटर्न भी उसके अंदर प्लॉटिंग करते जाएंगे। उसके बाद आ जाता है भाई, अच्छा भाई एक और इन्फॉर्मेशन आती है, टन टन। द फॉलोइंग एसेट्स वर रिक्वायर्ड इंस्टॉल बाय एमटीएल भाई। अच्छा, एमटीपीएल ड्यूरिंग 2025। यहाँ पे देखें इसने क्या लिखा है। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम जापान, ये जापान से खरीदी है, फर्स्ट टाइम यूज इन पाकिस्तान है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पे आपने इनिशियल अलाउंस लेना होगा। ठीक है दोस्तों, इनिशियल अलाउंस आपको इस पे लेना पड़ेगा, इनिशियल अलाउंस, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज इन पाकिस्तान है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है यूज मशीनरी। यूज मशीनरी भाई एक दफ़ा पाकिस्तान में, दोबारा एक दफ़ा पाकिस्तान में यूज हो चुकी है, तो उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके आगे आपके पास फर्नीचर, कंप्यूटर हार्डवेयर। अच्छा जनाब, यहाँ पे एक चीज़ आती है कि नोट के आपके पास बोला है कि भाई ये जो चीज, ये जो है क्या नाम है, ये 5 रुपए की खरीदी है, उसमें नोट दिखे मतलब 5 मिलियन की। यहाँ पे एक चीज है, सॉफ्टवेयर डेवलप इन हाउस विद यूजफुल लाइफ 15 ईयर वाज रेडी टू यूज फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। यार दोस्तों हमेशा याद रखें, टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जब भी टैक्स एमोटाइजेशन निकालता है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ डेज निकालता है। आपको 365 कंसिडर करना पड़ेगा इंटेंजिबल एसेट के लिए। 365 डेज यानी कि अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28, इस तरह चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हम नंबर यूज निकालेंगे। और इसके टैक्स एप्लीकेशन जो होती है वो कहाँ लिखी होती है दोस्तों, टैक्स के रेट्स कहाँ लिखे होते हैं, थर्ड शेड्यूल में लिखे होते हैं। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस इन्होंने नहीं दिए देखे अभी तक, ओपनिंग बैलेंस कहीं नहीं दिए हैं इन्होंने अभी तक, ये याद रखिएगा दोस्तों। चलो भाई, ड्यूरिंग द ईयर द टैक्स विदहेल्ड अंडर सेक्शन 153, the tax withheld under section 153 is 20 million। ये 20 मिलियन का आपका एसेट है, टैक्स क्रेडिट है। ठीक है जनाब, तो ये 153 का आपका टैक्स कट गया जो आपकी लोकल सेल्स थी। हमेशा ये जो 153 का सेक्शन होगा ना, ये लोकल के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, एक्सपोर्ट जो की है उसकी अभी उसकी ने रियलाइजेशन बताई नहीं, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट जो की है सेल की है, कोई रियलाइजेशन नहीं है। अच्छा, अब हम इसके ऊपर ये देखते हैं कि अगर हम अभी प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं एग्जाम के सोल्यूशन से, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहे, वैसे हमने एग्जाम्स के भी सारे पॉइंट ऑफ व्यू कवर कर लिए। अगर हमारे पास सपोज करते हैं WWF और WPPF एक ये डिडक्टेबल अलाउंस है। ठीक है, जो पेमेंट्स के ऊपर बात करता है कि आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यानी कि अगर आपने WPPF WWF का प्रोविजन रिकॉर्ड किया तो एडबैक हो जाता है, और WPPF और WWF का आपने पेमेंट जो की होती है उसका आपको डिडक्टेबल, स्टेट डिडक्टेबल अलाउंस यानी कि टोटल इनकम में से वो माइनस हो जाता है। सही है, मिनिमम टैक्स की जिसने बात की, यानी कि आपके टर्नओवर का 1.25 आपका होता है, क्या नाम है, आपको कंपैरिजन होता है तीन चीज़ों का। तीन चीज़ों का कंपैरिजन ऐसे होता है कि नॉर्मल टैक्स, मिनिमम टैक्स 1.25% और एसीटी। एसीटी जो है वो ये आता है कि 13% और 17% ऑफ योर टैक्सेबल प्रॉफिट। सुपर टैक्स ये एक बहुत खतरनाक सेक्शन है जनाब, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बहुत केस लॉ चलने हैं, और केस लॉ की मैं बता नहीं सकता, कि मैं कहेंगे तो मैं प्रैक्टिकली बता भी दूंगा इसके ऊपर। तो ये इस 20 नंबर का पूरा क्रक्स है जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है। तो हम इंशाल्लाह इसका इसका जो है ना सोल्यूशन बनाएंगे कि किस तरीके से हमने जहाँ जहाँ पे ट्रिगर आउट किए हैं ना चीज़ें, उन लोगों का हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे, और उसके ऊपर देखेंगे कि हमें, अगर हम प्रैक्टिकली करना चाहते हैं कंपनी के अंदर, अगर हमें ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम इस चीज़ को कैसे कैटर करेंगे। तो
आई होप कि आपको वो चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही ना कि सर ये बात समझ में नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, और वैसे भी मुझे फ़ोन करके पूछना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या कैसे इसको डील करें। सही दोस्तों, यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ में आई, अगर आई हो तो यार ज़रूर बताना ज़रूर। देखो दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे आपके कमेंट्स, आपके लाइक, सब्सक्राइब नहीं चाहिए भाई। ये जो चीज़ें होती हैं ना पढ़ाने की, हमने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, हमने बहुत पैसे खर्च किए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, ये टैक्स के कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं आजकल के कराची के दौर में। पूरे पाकिस्तान में जिस बंदे का टैक्स बहुत अच्छा है ना, टैक्स बहुत अच्छा है, उसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, मैं आपको बता सकता हूँ, उसको कंपनीज हाथों हाथ लेती हैं, यकीन माने मेरी बात। आप प्लीज़, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने आप को ग्रूम करो इस चीज़ के लिए। आप खुद कमाना शुरू कर दोगे यार, आप खुद कमाना शुरू कर दो। मेरा लेक्चर नहीं सुनो, किसी और का सुन लो यार, लेकिन टैक्स को सीखने की कोशिश करो एट एन एक्सपर्ट लेवल, एट एन एक्सपर्ट लेवल समझने की कोशिश करो। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।